हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS को मैं NCERT से पढ़ा रही हूं और NCERT के शॉर्ट नोट्स से पढ़ा रही हूं। तो इसके पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओमना के सफ़र के बारे में पढ़ा था, यानी मैंने आपको ओमना के सफ़र के बारे में बताया था। ओमना का जो सफ़र है वह लेसन 6, 7 और 8 में कंप्लीट होता है। तो उसके सफ़र के जो अनुभव थे वो उसने साझा किए थे, तो वो मैंने आपको बताए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस लेसन में पढ़ने के लिए जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज की वीडियो में लेसन 10 और 11 पढ़ेंगे। 6, 7, 8 में ओमना का सफ़र कंप्लीट होता है। लेसन 9 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न पूछा जाता हो, इसलिए मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। आज की वीडियो में जो लेसन मैंने लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंप्लीट NCERT में पढ़ाऊंगी, EVS का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, उसके बाद EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बस आप लोग साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन 10 है हो तुतु। अब आप लोग कहेंगे ये क्या होता है? तो ये कबड्डी का नाम है। यहाँ पर मैंने कबड्डी के और नाम लिखे हुए हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कबड्डी के अन्य नाम हैं चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट। तो कबड्डी को इन नामों से जाना जाता है। आप किस नाम से कबड्डी को जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी कोर्ट में और 5 रिजर्व में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कोर्ट में 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 रिजर्व में भी होते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही बातें लिख दी हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें हैं और मुंबई में रहती हैं। तो ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें हैं और मुंबई में रहती हैं। आप लोग इन्हें इस चित्र में देख सकते हैं। पहले ये कबड्डी खेलती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। अब इनकी जो छोटी सी कहानी है उसे जानना आप लोगों को आवश्यक है, कैसे इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया। तो चलिए इनकी कहानी आप लोगों को बताते हैं। लिखा है यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर ये आम दादियों और नानियों से अलग हैं। यह फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तीनों ही बहनें काफी छोटी थीं जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का क्लब बनाया जो आज इतने साल बाद भी चल रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने कबड्डी खेलना सीखा। तो ये छोटी सी कहानी थी, इनके बारे में आप लोगों को जानना आवश्यक था। तो इन तीनों बहनों की कहानी जो थी वो मैंने आपको बता दी है। ये कबड्डी खेलती थी और सिखाती भी थी। अब इसी लेसन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भी है, कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है और इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने इनके बारे में यहाँ पर जो भी लिखा है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये कई बार पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वेट लिफ्टर हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे।
ये 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। यानी इन्होंने अपना अभ्यास 12 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था और अब ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। आगे लिखा है, यहाँ आप इन्हें चित्र में देख सकते हैं, ये कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और ये बात आपको याद रखनी है। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन सी है, भारतीय महिला एथलीट, तो आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी जी। और कब जीता था इन्होंने? सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल दिया गया है और वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका जो वर्तमान नाम है वह क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला और 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और अब जो वर्तमान नाम है वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। तो पाठ 10 में आपको इतना ही याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। कबड्डी के जो अन्य नाम बताए वो याद रखने हैं, चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, चूकिटके। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी कोर्ट में, 5 रिजर्व में। ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें हैं और ये मुंबई में रहती हैं। पहले ये कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको क्या याद रखना है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। ये 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। और इनकी 4 बहनें भी हैं जो वो भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। आपको ये भी याद रखना है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है कि इनकी 4 बहनें हैं वो भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इन्होंने कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं और इतना ही आपको याद रखना है। 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ था तो वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं, ये आपको याद रखना है। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न और 1999 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया। अब आपको याद करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में पाठ 11 भी कंप्लीट करेंगे और इसका नाम है फुलवारी। बहुत ही अच्छा लेसन है, छोटा सा लेसन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई प्रश्न बनते हैं। इसकी एक एक लाइन जो मैंने लिखी है इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से समझ लेना है। तो इसका नाम है फुलवारी। तो फूलों के बारे में बताया गया है इस लेसन में। तो फूलों की जो घाटी है वह उत्तराखंड में है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है और ये पूछा भी गया है। प्रश्न सीधा ही पूछ लिया गया था कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, आपको याद रखना है उत्तराखंड में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि साल भर फूल खिले रहें। कुछ फूल जो होते हैं वह कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, ये आपको याद रखना है। फूल विभिन्न प्रकार के यहाँ पर खिलते हैं और कुछ हफ्तों बाद ये समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ फूल ऐसे हैं जिनकी सब्जी खाई जाती है। ये यहाँ पर आप फुलवारी का छोटा सा चित्र देख सकते हैं।
फूलों की घाटी का। इसमें कई तरीके के फूल हैं। अब कुछ फूलों की सब्जी भी खाई जाती है। तो कहाँ कहाँ कौन से फूल खाए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। इस तरीके से कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। यदि आपने खाई हो, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों और आपने कचनार के फूलों की सब्जी खाई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। ये मैंने आपको इसके पहले वाले लेसन में भी बताया था और इसमें भी बताया गया है कि केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से केले के फूल की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं और इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा? प्रश्न आपको मिलान करने के लिए आएगा। एक तरफ लिखे होंगे पकवान, एक तरफ लिखा होगा राज्य। अब आपसे एक तरफ लिख दिया जाएगा कचनार के फूल की सब्जी, केले के फूल की सब्जी, सहजन के फूल के पकौड़े, और इस तरफ लिख दिए जाएंगे राज्य। आपको मिलान करना है। तो आपको याद होगा, तो मिलान करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बस आपको इतना ही याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूल की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े। बस इतना याद रखना है। और इनमें से कोई भी पकवान आपने खाया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो इत्र के लिए मशहूर है। इत्र आपने देखा हो, शायद लगाया भी हो। इस तरीके से छोटी सी बोतल में इत्र आता है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है। यह फूलों से बनाया जाता है। तो लिखा है इत्र के लिए मशहूर जिला। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है कन्नौज और ये मशहूर है इत्र के लिए। पास के इलाकों से यहाँ ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। क्योंकि ये सभी फूलों से ही बनते हैं। केवड़ा है, गुलाब जल है, इत्र है। तो ट्रकों में भर भर कर फूल आते हैं यहाँ पर। पास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर फूल होते हैं, यानी फूल उगाए जाते हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, उनमें जो फूल होते हैं वह यहाँ पर ट्रकों में भर भर कर आते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज के इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो इत्र है वह प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इत्र बनाया जाता है। तो आप लोगों में से किसी ने भी कन्नौज के इत्र का प्रयोग किया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पाठ 11 में आपको क्या क्या याद रखना है एक बार रिवीजन कर लीजिए। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। अब फूल खाए भी जाते हैं। कौन कौन से फूल खाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। कितना सिंपल है, आपको याद रखना है। इत्र के लिए मशहूर जिला कौन सा जिला? कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। पास के इलाकों में यहाँ ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं। फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज के इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो छोटे छोटे 2 लेसन मैंने आज आप लोगों को पढ़ाए। पाठ 10 और पाठ 11 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों में ही ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। और मैंने आपको जो नोट्स से पढ़ा रही हूँ, आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं आ सकता। पहले भी मैंने नोट्स बनाकर पढ़ाया था और प्रश्न उनसे बाहर नहीं आया था। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही पढ़ते जाइए, आपका EVS मैं कंप्लीट करवा दूंगी। बस आपको डेली वीडियो देखनी है, ध्यान से देखनी है। 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। PDF की चिंता मत कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर अच्छे व्यू आएंगे, मैं PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। पहले भी मैंने PDF प्रोवाइड करवाई थी। जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको पता होगा। तो क्लास 4th की बुक के 11 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। जल्द ही क्लास 4th कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नोट्स कंप्लीट हैं और मैं डेली वीडियो
आप लोगों को देती रहूँगी। कभी कभी वीडियो में नहीं डाल पाती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। नोट्स जो हैं कंप्लीट हैं पर उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो जो है कल नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बस आप लोग जितनी वीडियो अभी तक आई हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। और आज की जो वीडियो है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए यदि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो NCERT से मैं साइंस पढ़ा रही हूँ और साथ में साइंस की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, और EVS की भी प्रैक्टिस की वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए। एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को है, आपको पता ही है, और समय भी आपके पास पर्याप्त है, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। बस आपको पढ़ना है, आपको ये नहीं कि पढ़ाई आप बंद करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम बिना पढ़े पास नहीं किया जा सकता, इसीलिए डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं पर भी डाउट हो, अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक, आज तक की वीडियो तक मैं बता रही हूँ जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको स्कूल जाने के तरीकों के बारे में बताया था। दूसरे जो लेसन है, दूसरा लेसन है, पहला और दूसरा लेसन मैंने पहली ही वीडियो में कंप्लीट करवाया था, और दूसरे लेसन में मैंने आपको जंतुओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। तीसरे लेसन में मैंने आपको नंदू हाथी के बारे में बताया था। चौथा और पांचवा लेसन मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया था। चौथे लेसन में मैंने आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया था, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बताया था, और पांचवें लेसन में मैंने आपको मधुमक्खियों के बारे में, चींटियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। इसके बाद मैंने ओमना के सफर के बारे में बताया था, जो 3 लेसन में कंप्लीट होता है, 6, 7 और 8। रेल टिकट से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया था। और 9वें लेसन में ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हों, तो उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। और इसमें मैंने आपको पार्ट 10 और पार्ट 11 कंप्लीट करवाया, और ये दोनों ही लेसन इम्पोर्टेंट है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।